नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी इस खास पेशकश यूपी का ज्ञान में। और आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका ज़िक्र करने से पहले एक पंक्ति है, उसका मैं ज़िक्र करूँगा कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दबा की। जी हाँ, बीते 6 साल से कानूनी दांव-पेचों, अदालती कार्रवाइयों और तीव्र आंदोलनों के उतर-चढ़ाव से गुजरती रही है यूपी की एक भर्ती परीक्षा। और हालात ये हैं कि इसकी आखिरी मंजिल क्या है, ये कहाँ तक पहुँचेगी, कैसे क्या होगा इसकी तस्वीर, इसे लेकर आज की तारीख में भी ऊहापोह के हालात हैं, असमंजस के हालात हैं। और इस पूरे मामले में ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिस पर जब भी कोई फैसला आया, जब भी कोई अदालती कार्रवाई हुई, तो उसने इस मामले को सुलझाने की बजाय इसमें और भी ज़्यादा गहरे पेच पैदा कर दिए। हमारे साथ तमाम हमारे यहाँ पर इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मंगला तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, हिमांशु दुबे जी हैं, नितेश सिंह गौड़ हैं और हमारे एक और सहयोगी अभी इस विषय के विशेषज्ञ चंद्रमणि, वो भी अभी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हम इस बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम सीधे चलते हैं हम धर्मेंद्र मिश्र के पास। धर्मेंद्र हमको ये बताएंगे कि ये मामला दरअसल जो आम जनता को पता है कि वो यही पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो मामला है, इसकी विवाद की अगर नींव कही जाए तो नींव पड़ी थी तब जब अखिलेश यादव सरकार में ये फैसला हुआ था कि यहाँ पर जो लोग शिक्षा मित्र हैं उनको यहाँ पर लाया जाए, उनको शिक्षक बनाने की जो कोशिश हुई थी। हालांकि वो कारगर नहीं हो पाई थी, लेकिन ये मामला आगे बढ़ता रहा। इस मामले में तमाम पेच हुए, तमाम तकनीकी पहलू इससे जुड़ते गए, अदालती कार्रवाइयां हुई और नतीजा ये है कि आज जब डबल बेंच का फैसला आया है इस मुद्दे को लेकर, जिसमें योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, लेकिन अदालत का जो फैसला है उसके मुताबिक जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो 31 मार्च 2025 तक, क्योंकि जो लिस्ट है उसे खारिज कर दिया गया है, नए सिरे से लिस्ट बनाई जाएगी। ये काम इतना आसान नहीं है। धर्मेंद्र, आपसे हम जानेंगे इस मामले की अगर शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये पूरा मामला एक बार हमारे दर्शकों को इसको समझाइए आप। जी धर्मेंद्र। सर, इस मामले की शुरुआत हुई शिक्षा मित्रों के समायोजन से। हम लोग बहुत दिनों से भर्ती की मांग कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और सन 2011 के बाद में कोई भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में, बड़ी भर्ती नहीं आई। शिक्षकों के काफी पद रिक्त थे। फिर अखिलेश यादव जी की सरकार में शिक्षा मित्रों का गलत तरीके से समायोजन कर दिया गया। उनकी बाद में कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी वर्सेस शिक्षा मित्रों के बीच में विवाद हुआ, जिस विवाद में शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं थे और वो सेट भी नहीं पास। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया, और उस आर्डर में जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था, उसमें साफ साफ कहा गया कि इनकी जगह पे प्रदेश में नए शिक्षकों की भर्ती की जाए। योगी सरकार ने पहले एक भर्ती निकाली, मतलब 2 पार्ट में इसको भर्ती करने की। पहली भर्ती निकाली 68,500 भर्ती निकाली। उस 68,500 भर्ती में केवल बीटीसी के छात्र सम्मिलित हुए, और उस भर्ती में पासिंग मार्क जो रखा गया सर 60 और 65%, मतलब 60 नंबर रखा गया ओबीसी एससी का और 65 नंबर रखा गया जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों का। उसमें भी 40,000 स्टूडेंट केवल पास हुए, सबको नियुक्ति मिल गई। पद से 68,500, लेकिन 40,000 स्टूडेंट पास हुए, सबको नियुक्ति मिल गई। उसके बाद में योगी जी और संतोष गंगवार जी ने, तमाम लोगों ने ऐसा बयान जारी किया कि हम योग्य अध्यापकों की भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमें योग्य अध्यापक यूपी में नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरा इसका पार्ट आया 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 जून 2018 का जो एनसीटीई का बजट था, उस बजट के आधार पर बीएड को भी शामिल किया गया। इस परीक्षा में पिछली 68,500 की तुलना में अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें बीएड अभ्यर्थी थे। बीएड अभ्यर्थी ज्यादा बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं और उनकी थोड़ी मानसिक रूप से ज्यादा वो सक्षम होते हैं, इसलिए इस बार पासिंग मार्क बढ़ा के जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 97 कर दिया गया, और
पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के लिए 90 नंबर कर दिया गया। फिर भी जो पद थे 69,000, उसकी तुलना में लगभग 1,46,000 लोग पास हुए। इस विवाद में सर एक मेरिट लिस्ट जारी है। उस मेरिट लिस्ट के पहले ही हम लोग माननीय हाई कोर्ट में गए थे कि जिसकी ज्यादा बच्चे इसमें पास हो गए हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए थे कि सर इसमें ओवरलैप ना कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे एपेक्स कोर्ट के आर्डर्स हैं हमारे पास में, और उन आर्डर्स में ये साफ साफ कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने फीस और एज में रिलैक्सेशन ले लिया तो वो अपने ही कैटेगरी में रहेगा और अनरिजर्व सीटों से फाइट नहीं कर पाएगा। मेरिटोरियस कैंडिडेट वो नहीं है, वो मेरिटोरियस मेधावी कैंडिडेट वही है जिसने कभी कोई आरक्षण का लाभ ना लिया। हम लोग कोर्ट में गए थे और आरक्षित वर्ग के ही कुछ अभ्यर्थी वो भी कोर्ट में आए, वो बोले कि हमारा आरक्षण घोटाला हुआ, जबकि इसमें इस भर्ती में लगभग 73% 74% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगे ओवरलैपिंग के द्वारा। अभी मैं पूरी बात आपको समझा रहा हूँ। जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, तब ये पिछड़ा वर्ग आयोग चले गए और अनुसूचित वर्ग आयोग चले गए। उनका एक आयोग था, वो अपने आयोग में चले गए। हमारा कोई आयोग नहीं था, इसलिए हम मजबूर थे, हम कोर्ट में ही पड़े रहे। जब आयोग में गए तो क्योंकि आयोग में उन लोगों ने हमको पार्टी नहीं बनाया, आयोग में केवल स्टेट को पार्टी बनाया गया और स्टेट के प्रतिनिधि वहां पे गए। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दे दी कि 58 से 44 सीटों का नुकसान हुआ है ओबीसी का, और अनुसूचित वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दे दी कि 11 से 27 या 28 जो भी हैं सीटों का अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। दोनों आयोगों की रिपोर्ट लेके वो लोग धरना करने लगे। धरना हम भी लखनऊ में कर रहे थे। हम लखनऊ में धरना इसलिए कर रहे थे कि जो 2 ही बार में सुप्रीम कोर्ट ने 1,35,000 भर्ती को भरने के लिए कहा था, उस भर्ती में 68,500 में लगभग 23,000 सीटें खाली थी। उन 23,000 सीटों को जब 2 ही बार में भरना, तो क्योंकि आप योग्य शिक्षकों की तलाश कर रहे हैं, आपके पास योग्य शिक्षक मौजूद हैं, तो आप इस मेरिट गिरा के इस भर्ती को 2 बार में पूरा कर लीजिए। लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर बाद में सरकार ने एक लिस्ट जारी की 6800 की, वही अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, कि 6800 ओबीसी एसटी अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। सर क्योंकि हम लोग कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद थे, हमने इसको चैलेंज किया, और बाद में जब सुनवाइयां हुई कोर्ट में, तो माननीय सिंगल बेंच, इसी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आर्डर दिया कि जिस बच्चे का एपीआरई में, एपीआरई का मतलब होता है सर सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का जिसने एपीआरई में 97 मतलब जनरल के बराबर से कम अंक हासिल किए हैं, वो उसका गुणांक कितना भी, उसका भारांक कितना भी हो, वो अनरिजर्व में नहीं जा सकता। तब जब आर्डर हमारे पक्ष में आया था सर, तब न सरकार का कोई व्यक्ति बोला उसमें कि हम आर्डर फॉलो करेंगे, जब ना आर्डर को फॉलो करेंगे। आज जब डबल बेंच का, उसी कोर्ट का डबल बेंच का आर्डर आया, तो पूरे देश में मामला चलने लगा पॉलिटिकल रूप से। देश की राजनीति आप लोग देख ही रहे हैं कि हम इस आर्डर को फॉलो करेंगे। सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में फैसला आया, रिविजिट करने का, बोला कि 97 से नीचे वालों को रिविजिट नहीं कर, 97 से नीचे जो नंबर लाए हैं, जो जनरल का पासिंग मार्क है उससे कम नंबर लाने वाले लोगों को उन्हीं के वर्ग में समाहित किया जाए। तो उस आर्डर को फॉलो नहीं किया। आज ये आर्डर फॉलो करने की बात कर रहे हैं। हम इस आर्डर को नहीं मान रहे हैं, हम इस आर्डर से संतुष्ट नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल सर इस ऑर्डर से जी 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 आप कुछ कह रहे हैं। सर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती में सर शिक्षा मित्रों को 25% भारांक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारांक देने के लिए भी शिक्षा मित्रों को आदेश जारी किया। जब उनका निरस्त हुआ था तो उनको 2.5 अंक प्रतिवर्ष उनके कार्य अनुभव के आधार पर उनको भारांक देने के लिए बोला था। अब आपको मैं बताऊं कि इन्होंने किस तरीके से आरक्षण का लाभ लिया। मैं मान लिया, एक मैं मोटी मिसाल ले रहा हूँ कि मैं धर्मेंद्र मिश्रा हूँ और कोई धर्मेंद्र यादव नाम का शिक्षा मित्र या कोई ओबीसी अभ्यर्थी, सर मैं फीस ज्यादा जमा कर रहा हूँ और वो फीस कम जमा कर रहे हैं। पहली बात, फीस में उनको छूट का लाभ मिल गया। बहुत से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी वो फीस की वजह से किसी फॉर्म को नहीं भर पाते। दूसरा सर, अगर कोई सर अभ्यर्थी है जिसकी उम्र 40 साल है और
अगर मेरी उम्र 40 साल है सर, तो मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता हूँ। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 45 साल है, आरक्षित भर के वो फॉर्म को भर सर, मैं टेट में अगर 89 नंबर पाता हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। जी आगे जाते हैं, मैं सर एटीआरई में 96 नंबर पाके फेल हो जाता हूं, पर वो 90 नंबर पाके आगे जाते हैं। ये सब इस तरीके से, इस प्रकार से है कि एक दौड़ को, किसी एक प्रतियोगिता, मान लिया 400 मीटर की आपकी प्रतियोगिता है, 400 मीटर की दौड़ आप एक ही बार करवा लो, उसमें आप जो 1994 की नियमावली है, उस नियमावली को लगा दो, 50% रिजर्व और 27% ओबीसी, 21% एसटी और 2% एसटी को दे दो। अब आप एक ही भर्ती में 4 बार दौड़ा रहे हैं और चारों बार आरक्षित वर्ग के विशेष अभ्यर्थियों को आप 10 मीटर आगे खड़ा करके दौड़ा दे रहे हैं। तो हम आखिर में हमारी संख्या कम होती चली जा रही है ना, हम छटते हुए चले जा रहे हैं। और आखिर में ऐसा हुआ कि 75% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन हुए और उसके बाद भी सरकार के ऊपर आरक्षण घोटाले का आरोप लग रहा है। सर, ये फेयर नहीं है। उसके बाद में शिक्षा मित्र जो भी पास हुए 90 नंबर पास और 82 नंबर पास, वो सारे अपने भारांक के आधार पर, 25 अंक को भारांक मिला और सारे लोग अनरिजर्व सीटों को खा गए। लगभग 6,500 हमारी 6,500 सीटों को ऐसे हाईजैक कर दिया गया। बिल्कुल धर्मेंद्र, अभी और हम आपसे बातचीत करेंगे। हम पहले मंगला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मंगला, ये बताइए कि आज हम देख रहे हैं कि आज भी इस मुद्दे को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ में। ये क्या है, क्या मांगे हैं अभी, क्या है? क्योंकि आरक्षित वर्ग की तो अगर एक तरीके से बात की जाए तो उनकी तो मांग अभी मान ही ली गई कि वो जो बात कह रहे थे, तो वो ये किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो मुद्दे नाराज हैं, वो किस मुद्दे को उठा रहे हैं? जी सर, मैं बताऊं कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, चूंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया है कि जो 2020 और 2022 की जो सूची है उसको निरस्त करके नई सूची जारी की जाए और 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने के अंदर नई सूची जारी कर दी जाए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, ओबीसी वर्ग इत्यादि, तो ये धरना प्रदर्शन पर आज से बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो 3 महीने का समय है, इसको 3 दिन किया जाए, 3 दिन के अंदर इसको सूची जारी करके हमको विद्यालय भेजा जाए। उनका जो अंदेशा है, उनका अंदेशा ये है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर वो जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है वो और भी लंबी खिंच जाएगी, और जो हाई कोर्ट का आदेश है, अगर यदि उसके विरोध स्वरूप सुप्रीम कोर्ट, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो ये मामला लंबित हो जाएगा और लंबा खिंच जाएगा। और चूंकि कहीं ना कहीं हो सकता है, संदेह भी हो कि फैसला उनके पक्ष में होगा या उनके पक्ष में नहीं होगा, तो इसलिए जो अभ्यर्थी हैं उनका वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से वहां पे बैठ गए हैं शिक्षा निदेशालय। उनका कहना है कि हमको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, चूंकि सरकार है और सरकार ने हमको आश्वासन दिया है, तो आश्वासन भी हम नहीं मानेंगे, हमको 3 से 4 दिन के अंदर हमको नियुक्ति दिया जाए। अगर हमको नियुक्ति नहीं देंगे तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर नई सूची जारी करके हमको विद्यालय नहीं पहुंचाएंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, भले ही हमारी लाशें उठ जाएं, लेकिन हम अब यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि 6 साल हम लोग संघर्ष किए हैं। तो उनकी ये मांगे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जिससे ये प्रक्रिया और लंबी होगी। प्रक्रिया लंबी होगी। हम हमारे साथ इस पूरे मामले में बड़ी पैनी नजर रखते रहे हैं चंद्रमणि जी हमारे साथ हैं। चंद्रमणि जी, आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मुझे एक पंक्तियां अहमद फराज की याद आती हैं कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में ही रहा। तो क्या कुछ ऐसे भी अब मैं देख पा रहा हूं कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र भी बीत जा रही है, संघर्ष कर रहे हैं अपना हक पाने के लिए। हर मुद्दे के पक्ष और विपक्ष की तरह यहां भी हम पक्ष और विपक्ष देख पा रहे हैं, लेकिन आम जो अभ्यर्थी है, जो तमाम ख्वाहिशें संजोए हुए था, जिसे लग रहा था कि कुछ हो पाएगा उसकी जिंदगी में, वो या तो तमाम विसंगतियों की वजह से उसको नौकरी मिली तो उस पर तलवार लटक रही है, या फिर नौकरी उसको नहीं मिल पाई, उसको मौका नहीं मिल पाया। आप इस मामले में लगातार नजर बनाए रहे हैं, कैसे देखते हैं इस मामले की, इस की कहां से ये शुरुआत हो गई, गलती कहां हुई जो ये पूरा मामला इतना विद्रूप हो चुका है, जहां पर तमाम दावों के बावजूद सियासत भले तेज हो
लेकिन हल कोई मिलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। चंद्रमणि जी। अगर इस भर्ती की बात की जाए तो ये हम अपने प्रदेश के युवाओं की बात कर लें या तमाम जो इस भर्ती से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ये मान रखा है कि ये आखिरी भर्ती है। और निश्चित तौर से जिस तरह से बीएड को बाहर किया गया है, तो ये बीएड वालों के लिए तो लगभग ये आखिरी भर्ती प्राइमरी के लिए तौर पर ये देखी जा रही। और यही कारण है कि जो जितने भी प्रदेश के इस भर्ती से जुड़े लोग हैं, वो इस भर्ती से ही नौकरी पाना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि सबके एक अरमान है कि इस भर्ती से किसी न किसी आधार पर उन्हें नौकरी मिल जाए। अगर भर्ती की शुरुआत से बात की जाए तो इस भर्ती में सरकार बनाम अभ्यर्थी लड़ाई बहुत कम या नाम मात्र की मान सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी और अभ्यर्थी ही लड़ता रहा। पहले शिक्षा मित्र और ये बीएड और बीटीसी वाले लड़ते रहे। जब उनका डिसीजन आ गया, अब ये जो मुद्दा है ये आरक्षण और गैर आरक्षण में पहुंच चुका है। अगर बात की जाए आरक्षण की, तो जिस तरह से अगर जनरल वर्ग की बात की जाए, तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के सिर्फ करीब 20,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उसमें भी 8,000 शिक्षा मित्र हैं। यानी कि अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो करीब 12,000 के पास सामान्य वर्ग का बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अब उसके बाद भी सामने से आरोप लगाया जा रहा है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो ये बात एकदम से पचने वाली नहीं है। और अगर ऐसा कोई नियम है भी, तो मेरा मतलब एक निजी मामला है, मानना है कि ऐसा नियम बदलना चाहिए। क्योंकि भाई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी करेगा क्या? और दूसरी बात, जो इस तरह इस समय डबल बेंच का ऑर्डर आया हुआ है, उसमें आरक्षण के मुद्दे पर अगर लोग जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि 19,000 सीटों का घोटाला मान लिया कोर्ट ने, इस तरह का कोई घोटाला नहीं माना। कोर्ट ने ये कहा है कि एटीआरई पात्रता परीक्षा है। हालांकि अब कोर्ट ने कहा है तो उसकी बात कोर्ट की बात आप सबको माननी पड़ेगी। लेकिन ये बात जरूर है, अगर एटीआरई पात्रता परीक्षा है तो उसके बाद में तमाम नए विवाद पैदा होंगे और उनको शायद सरकार जो है वो सुलझा पाने में इतनी कामयाब नहीं होगी। क्योंकि उसके बाद में एक शिक्षा मित्र भी दावा पेश करेंगे कि क्योंकि इसका जो भर्ती की परीक्षा हुई थी एटीआरई की, उसके बाद में कट ऑफ निर्धारित किया गया था। यानी उनका जिस दावे पे लेकर ये 90-97 वाले आए जिन्होंने नौकरी पाई, तो वो दावा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भर्ती के बाद में कट ऑफ लगाया गया और पात्रता परीक्षा में भर्ती के पहले कट ऑफ क्यों नहीं लगाया गया। तो इस तरह के विवाद पैदा हो सकते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह सीटों की बात की जा रही है, जो सामान्य वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर उन्हें हटाया जाएगा तो फिर उनके भविष्य क्या क्या होगा। और ये तमाम विवाद हैं। अब देखने वाला होगा कि इनको कैसे सुलटाया जाता है और किस तरह से सरकार आगे की गतिविधि करती है। जी। लेकिन ये सिंगल बेंच ने जो बात कही थी उसमें तो ये माना था कि उन्होंने जरूर 6800 जो भर्ती वाली लिस्ट थी उसको नहीं माना था, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा था कि ओवरलैपिंग ना हो। यानी कि मतलब जो उनका अदालत ने ये भी तो माना ही था ना कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करे तो अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में ना जाकर तो वो आरक्षित वर्ग की ही श्रेणी में रहेगा, ये सिंगल बेंच ने कहा था। तो इसको लेकर अभी डबल बेंच ने क्या कुछ, जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डबल बेंच ने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण दिया सिंगल बेंच के इस फैसले पर? सिंगल बेंच ने उस आधार पे कहा कि ये जो एटीआरई है ये भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, तो अगर उन्हें एक बार आरक्षण मिल चुका है तो वो दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर बात करें डबल बेंच की, तो डबल बेंच ने एटीआरई को मतलब भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मात्र पात्रता परीक्षा, इस आधार पर वो लोग कह रहे हैं कि मुझे आरक्षण का पहले लाभ नहीं मिला है और इस आधार पर मुझे जो नंबर जोड़े जा रहे हैं या जिस नंबर पे फाइनल मेरिट बन रही, उस मेरिट पर आरक्षण दिया जाए। जबकि जो एटीआरई परीक्षा है उसके 60% नंबर उस जो फाइनल मेरिट बन रही उसमें भी जोड़े जा रहे हैं। तो एक अगर की बात करें तो एक दोहरा मापदंड दिखाता है। अब देखने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इस मामले पे। अगर ये लोग अभ्यर्थी लोग जाते हैं, ये भविष्य बताएगा। अब हम हिमांशु जी के आपके पास चलेंगे, फिर हम नितेश जी भी हमसे काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हिमांशु जी, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि योगी सरकार ने तो एकदम साफ कर दिया है कि वो फिलहाल इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं और वो अब कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो।
तो अन्याय तो होता दिखाई दे रहा। 6 साल अगर कोई भर्ती प्रक्रिया लटक गई हो या उसमें अभी भी पेच बाकी हो, तो अन्याय इससे बड़ा क्या होगा? ये तो सरासर अन्याय है। ये चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों, अनारक्षित वर्ग के हों, चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, अन्याय तो सबके साथ हुआ, क्योंकि उनमें से तमाम लोगों की उम्र निकल गई होगी। कई लोग तो किसी परीक्षा के लायक ही नहीं बचे होंगे। तो ये 6 साल एक परीक्षा इतनी खिंचती चली जा रही है, कितनी बड़ी विडंबना है। और ये तो एक तरीके से युवाओं के साथ ये ऐसा अपराध भी कहा जाएगा जो इतिहास शायद क्षमा नहीं करेगा। कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, और जो है यह एक राजनीतिक दबाव है, ठीक है, जिसके लिए सरकार जो है अपनी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं करना चाह रही है, ठीक है। और ये जो फैसला आया है यह यूपी में एक तरह से आप समझ लीजिए कि 100% आरक्षण लागू करने जैसा है। और ये एक प्रकार से हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है मेधावी श्रेणी से बिलोंग करते हैं, हम लोग जनरल कैटेगरी के अनसेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। और जब सिंगल बेंच का फैसला जब आया तो हम लोगों की उम्मीदें बन गई थी, जब एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना गया था और लिस्ट को रिविजिट करने का सरकार को आदेश किया गया था। लेकिन चूंकि डबल बेंच में इसे चैलेंज किया गया, अच्छा जो हमारे जो कंटेंशंस थे, जो हमारे इशू थे, उसको आंशिक रूप से सिंगल बेंच ने सही माना था। लेकिन डबल बेंच में हमारे द्वारा लगाए गए आर्गुमेंट्स को या जो पॉइंट्स हमारे अधिवक्ता द्वारा रखे गए थे उस चीज की कोई भी जो है जिक्र की नहीं गई है। और जबकि यह एक सेटल्ड लॉ बन चुका है कि हम इसको ओवरलैपिंग की चीजों को कुछ इस प्रकार से समझाना चाहेंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर कोई विज्ञप्ति निकलती है 100 सीटों पे, तो सबसे पहले तो हम 50 सीटों पे बात ही नहीं करते हैं। हमारी जो लड़ाई होती है वो सिर्फ 50 सीटों पे होती है जिसपे किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे जब ये जो 2019 में जब एग्जाम हुआ या जो 69,000 जब शिक्षक भर्ती आई, तो सबसे पहला स्टेज जो होता है इसमें टीटी होता है और फिर दूसरा जो परीक्षा होती है वो एटीआरई होती है। अच्छा, अब यहाँ से ही हम लोगों के साथ दोहरा मापदंड का खेल शुरू हो गया। टीटी में जहाँ पे 82 मार्क्स चाहिए मतलब रिजर्व कैंडिडेट्स को पास करने के लिए, वहीं पे जो एक सामान्य वर्ग का बच्चा है उसको चाहिए 90 नंबर पास करने के लिए, ठीक है। और एटीआरई में जो रिजर्व लोग होते हैं उनको चाहिए 90 मार्क्स, हम लोग को चाहिए 97 मार्क्स। इस भर्ती में क्या हुआ है, अच्छा हम लोग जो है यूआर की सीटों पे चूंकि फाइट करते हैं जहां पे कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन की बात नहीं है। इस भर्ती में ये काम किया गया है कि जो 82 मार्क्स पाया हुआ स्टूडेंट था उसको भी यूआर की सीट दी गई है। और क्या वो और इस प्रकार से, और जो जनरल का बच्चा है, आप इस तरह से मान लीजिए कि 82 मार्क्स पाने वाले बच्चे को एटीआरई का एग्जाम देने दिया जाता है, लेकिन अगर वही कोई जनरल बच्चा है, अगर वो 89 मार्क्स पा जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो यहां से दोहरा मापदंड होता है। आप ये बताइए कि अगर 50 सीटें जहां पे किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, वहां पे आप 82 मार्क्स वाले बच्चे का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से अन्याय है। वो मेधावी श्रेणी का बच्चा नहीं है, वो पहले से ही ऑलरेडी जो है रिलैक्स नॉर्म से पास हुआ बच्चा है। इसी प्रकार यही कारण था कि 34,589 सीटें थी यूआर की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ लगभग 12,500 जो फ्रेश जनरल थे उनका सिलेक्शन हो गया। और आज जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन पे भी तलवार लटक रही है। तो खैर, हम तो ये सरकार तो ये मतलब इस प्रकार का चीजें निकल के आ रही हैं, सरकार उन लोगों का समायोजन कर लेगी या कोई नीति बना करके। हम लोग बात करते हैं उन बच्चों का क्या जिनकी संभावनाएं बन रही थी सिंगल बेंच के आदेश के बाद। और जब ये सेटल्ड लॉ बन चुका है 2017 के बाद से हम बात 2017, 2018, 2019, 2020 इस मतलब जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम जजमेंट्स आ चुके हैं जहां पे एज को भी जो है रिलैक्सेशन माना जाता है। और अगर कोई बच्चा रिलैक्स नॉर्म्स में पास हो चुका है तो उसको जो है आप यूआर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। इन सारी बातों को जो है कोर्ट में डिनाई किया गया। एक बात मैं और रखना चाहूंगा, जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो 22वां अमेंडमेंट किया गया था, और 22वें अमेंडमेंट के तहत एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना गया था, जो कि पूरे ऑर्डर में जो इसको जो है पूर्ण रूप से डिनाई कर दिया गया है, उसको एक पात्रता मात्र माना गया है। और अब ये बताइए कि जिस परीक्षा में का 60% अंक जो है वो फाइनल क्वालिटी पॉइंट्स में जुड़ रहा हो, वो पात्रता कैसे हो सकती है?
तो ये पूर्ण रूप से सवर्ण वर्ग के जो बच्चे थे, जो जनरल कैंडिडेट्स थे, मतलब जो है एक अन्याय, उनके लिए अन्याय है एक प्रकार से, और ये कोई मतलब न्याय का अंतिम पड़ाव नहीं था, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं। ऑर्डर को आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? जी, अब हम बिल्कुल नीतीश ये पूर्ण रूप से अन्याय है, ये पूर्ण रूप से अन्याय है। ये 100% आरक्षण की व्यवस्था करने जैसी है। अगर यही काम करना रहता है तो आप अपने जियो में स्पष्ट बोल दिया करिए कि मैं 100% का आरक्षण दूंगा, और अगर आप सीट बच गई या कोई संभावना बनी तो हम लोग आप लोगों को रख लेंगे। हम जनरल के बच्चे कहाँ जाएं? 50% पे तो हम लोग अपनी बात करते ही नहीं है, और जो 50% जो सीटें होती हैं उसमें हम लोग ये बात कहते हैं कि आप खुली प्रतियोगिता करिए, लेकिन अगर उस खुली प्रतियोगिता में भी आप इस प्रकार से मेरिट में रिलैक्सेशन देंगे और लास्ट में जाकर के सिलेक्शन यूआर की कैटेगरी में करेंगे, तो ये जो वो जनरल का बच्चा कहाँ जाएगा? और ये आज के लिए नहीं है, ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि कलंक होता जा रहा है, और आदमी सारी भर्तियों में मुश्किल से 5% 7% ही जनरल बच्चों का, सवर्ण बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा अगर यही होता है। और योगी सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से चुप है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव है, ठीक है, या कह लीजिए कि वोट बैंक की राजनीति है, जिसके चलते इस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, योगी सरकार ने अभी एक बैठक की रविवार को। उस बैठक के बाद ये कहा कि जो संविधान में आरक्षण की सुविधा का लाभ है वो आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, और ये भी कहा कि कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। बाकी चूंकि ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, जब भी बात आरक्षण की आएगी तो ये एक तरीके से एक ऐसा विवादों का पिटारा खुलता है जहां पर सबको मौका मिल जाता है। अभी आप देखिए कि राहुल गांधी ने सीधे तौर से कोसा, बीजेपी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि उसके सहयोगी दल, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे खुद उनके अपने खेमे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, वो भी उस अदालती फैसला जिसको आने के बाद एक बड़ा वर्ग जो अभ्यर्थियों का है वो आशंकित है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस फैसले का वो स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश सिंह गौड़, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको कोई उम्मीद लगती है कि जहां पक्ष और विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा वो अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि अदालत ने जो कहा है कि वो बिल्कुल उसी पर हम उस पर कायम रहना चाहिए, और ये जो नियमावली है, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण का अधिनियम जो है 1994, इसका जो है पालन करते हुए नई सूची जारी करनी चाहिए। आपको लगता है कि इन सारे रास्तों में कहीं उम्मीद है इंसाफ की? देखिए, हमको उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट से है, जहां से हमें न्याय मिल सकता है, क्योंकि ये जो पूरा ऑर्डर आया है ये 1984 नियमावली से आया है, जिसका संशोधन हो चुका है पूर्ण रूप से, जहां पे खुली प्रतियोगिता में केवल आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं और किसी भी तरह का और फीस की, बस, और किसी भी तरह का आपको नहीं मिलता है। लेकिन इसमें हम तो जज साहब को, मैं खुद सुनवाई में मौजूद था, जज साहब हमेशा खुद से बोला करते थे कि जब बहस हुआ करती थी कि 80 आपका रिलैक्सेशन ही रिजर्वेशन है, और जब आज हम ये ऑर्डर देख रहे हैं तो हम शॉक हैं, क्योंकि जब वो 80 आर को ऑलरेडी वहां पे ही बोला करते थे कि आपका रिलैक्सेशन ही रिजर्वेशन है, तो इस तरह से ऑर्डर देना मुझे पूर्ण रूप से राजनीतिक ही लग रहा है। क्योंकि 80 आर आप किसी अंधे को भी बोलेंगे, अगर उसे सुनाई देता है कि 60% 40%, तो वहां पे नंबर कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं, तो आप ऐसे में 80 आर को पार्ट ऑफ सिलेक्शन कैसे नहीं मानेंगे? सर मैं कुछ और अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में अभी नीतीश अपनी बात कर लें, फिर हम आपके पास आ रहे हैं हिमांशु जी। नीतीश आप बताएं। जी सर, मैं वही बताना चाहूंगा कि इसमें पूरी तरीके से जनरल अभ्यर्थियों को डिनाई किया गया है, क्योंकि जब सिंगल बेंच में मेरे लिए ऑर्डर आया था तब आप लोग कहाँ थे? तब ये राहुल गांधी वगैरह ये जितना चल रहे हैं, तब क्यों नहीं इन्होंने ट्वीट किया? हम लोगों के लिए भी कर देते। क्या हम केवल या राजनीति का शिकार बनने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं केवल? आज ऐसा हो रहा है, तब हम लोगों के लिए क्यों नहीं सिंगल बेंच में इन्होंने ऐसा किया कि अब रिविजिट कर दे? क्यों नहीं किया उन्होंने, जब 80 आर पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना गया था? आज ऐसा क्यों सबके सब इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? ये क्या है? राजनीतिक ही सारा, ये भर्ती को पूरा राजनीतिक ही मुद्दा दे दिया गया है। इसमें पिस्ता कौन है? केवल अभ्यर्थी, और उसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण अभ्यर्थी, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है किसी का। तो हम इससे पूरी तरीके से इस ऑर्डर को डिनाई करते हैं और हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, वहां से
बिल्कुल, वोट बैंक की जब राजनीति होगी और तो जिसका जो वोट का संख्या के हिसाब से अगर वो या वो लामबंद होकर कोई नहीं दिखाई देता तो वो वोट बैंक नहीं माना जाता और शायद सियासी दलों के लोग सियासतदान उनकी परवाह भी नहीं करते हैं। हिमांशु, आप ये पूर्ण रूप से आर्टिकल 14 का हनन है। जी सर। हाँ सर, आप जो बात बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब विपक्षी तो विपक्षी अपने जो सहयोगी दल थे यहाँ पे, या मुख्य रूप से जो पार्टी में पद लेकर बैठा हुआ नेता भी इस प्रकार से खुशी जाहिर कर रहा है कि जो है हमारे वर्ग के बच्चों को न्याय मिल गया। मतलब आज बीजेपी जो है वो ओबीसी एससी की पार्टी बनने की मतलब कोशिश कर रही है, उनकी हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। और इतिहास गवाह है कि जो आधार है वो सवर्ण है, और अगर ऐसा सवर्ण बच्चों के साथ अन्याय होता है तो ये क्या बोलते हैं, ये कतई जायज नहीं है। और हम लोग भी इस प्रकार से प्रचार करेंगे। इनके तो ये कभी नहीं बन सकते हैं, ओबीसी एससी के तो ये कभी नहीं बन सकते हैं, ये सवर्ण के भी नहीं हो सकते हैं। साफ सीधी बात, 73% ऑलरेडी बच्चों का चयन हुआ था, और हम लोग जो यूआर की कैटेगरी में लड़ रहे हैं उसमें 15,000 सीटें ऑलरेडी ये लोग लेके बैठे हुए थे। और अपनी जो 27% 21% का कोटा है वो फुल था इनका। टोटल 73% इन लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी था। और गुमराह करने के लिए ये लोग ऑलरेडी पहले से ही बोलते हैं कि मेरा 19,000 सीटों का घोटाला है। मतलब जितना जनरल सेलेक्ट है उससे अधिक इन लोगों की सीटों का पर जो है घोटाला हो चुका है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। और जो है बस कोर्ट को गुमराह किया गया है संख्या बल के आधार पे, वकीलों को खड़ा करके। अब ये जो फैसला है ये समझ लीजिए कि एक अचंभित करने वाला फैसला था। कोर्ट जो है एटीआरई को बोल रही थी, हम लोग की इस बार लड़ाई टीटी पे थे, एटीआरई पे नहीं थी, क्योंकि एटीआरई को कोर्ट ऑलरेडी समझती थी कि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। और जैसा नीतीश जी ने बताया, कोर्ट का ही वर्डिक्ट है कि कोर्ट बोलती थी कि आपका रिलैक्सेशन ही रिजर्वेशन है। मतलब वो इन चीजों को समझती थी, हर एक बात वो थी। लेकिन ये जो फैसला आया है ये मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से अब्सर्ड है एकदम। मतलब अंदर से दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि हम लोग 2022 से लगे तो हम लोग 2018 से ये कंटिन्यूस पे मेहनत कर रहे हैं, और 2022 से 2024 दिन रात कर दिए थे इस कोर्ट की लड़ाई में। लेकिन आज जो है अगर इस प्रकार के फैसले को फॉलो किया जाता है तो मुश्किल से 5 से 6,000 बच्चा केवल वो मतलब जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, वो भी वो जो 150 में 130 या 100 उसके ऊपर लाने वाला है। और इनके वर्ग के जो 90 नंबर पाए हुए हैं उनका भी सिलेक्शन जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमणि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ी मैं देख रहा था, कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, लोग डरे हुए हैं, वो अभ्यर्थी, वो लोग जो सेलेक्ट हो गए और जो नौकरियां कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और उनको ऐसा लग रहा है कि अदालत का जो फैसला आया कि 31 मार्च 2025 तक की मियाद दी गई है, तो उनके लिए बड़ा भय है कि उनकी नौकरी, उनको लग रहा है कि ये तो बड़ा एक गड़बड़ होने जा रहा है। हालांकि योगी सरकार ने भरोसा तो दिया है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है, हमारी सियासी व्यवस्था कम से कम ऐसी जरूर है जहां पर किसी एक वर्ग को न्याय तभी दिया जाता है जब दूसरे वर्ग के साथ अन्याय किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ का चलन है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये उनकी चिंता जायज है? चंद्रमणि जी, निश्चित रूप से उनकी चिंता जायज है, क्योंकि अगर बात की जाए, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में हुआ है कि शिक्षा मित्रों ने 2-3 साल नौकरी की थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उन्हें निकाल दिया गया। तो प्रदेश में ऐसा हो चुका है कि सरकारी वेतन मिलने के बाद में, एक स्थायी शिक्षक बनने के बाद में उन्हें नौकरी से निकाला गया। तो निश्चित तौर से सामान्य वर्ग के लिए एक डर की घंटी जरूर है। अब बात करते हैं सरकार के स्टैंड पे। सरकार का साफ तौर से ये लगातार कहा जा रहा है कि किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन अगर न्याय होगा तो किस आधार पर होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जैसा कि अभी जो हिमांशु जी हैं वही बता रहे थे कि इस पूरी 69,000 की भर्ती में मात्र जो जनरल का बच्चा है या सामान्य वर्ग का बच्चा है वो 12,000 के आसपास है। तो 69,000 की भर्ती में सामान्य वर्ग का जो जिसकी सीटें पे लगभग 50% के आसपास आती हैं, वो
उससे 12,000 सिलेक्ट होता है और उसके बाद भी अगर आरक्षित वर्ग के लोग कह रहे हैं कि अन्याय हुआ, तो इसमें नियमों में क्या खामियां हैं उन पर जरूर विचार करना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दायित्व बनता है कि अगर ऐसा कोई नियम है तो उसे तुरंत बदला जाए, क्योंकि अगर आज बाबा साहब भी जीवित होते या जो जितने भी संविधान के रक्षक अपने आप को कहलाते हैं, तो उन्हें इस ओर देखना चाहिए कि एक वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा जरूर महसूस करेंगे कि 69,000 की भर्ती में भी उनके लिए 6,000 या 5,000 की सीटें नहीं बनती हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय है और इस पर निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है और एक ऐसा निर्णय दे सकता है जो आगे नजीर बने, क्योंकि अगर इस भर्ती में इस तरह के निर्णय आते हैं तो आगे भी सामान्य वर्ग को निश्चित तौर से बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं और आगे भी ये भर्ती का निर्णय दिखाया जाएगा लोगों को। इस भर्ती के आधार पर भर्तियां होंगी कि इस भर्ती में इस तरह से हुआ था तो उस भर्ती में भी उस तरह से हो, तो निश्चित तौर से ये एक सामान्य वर्ग के लिए भी एक चिंता का विषय है कि वो अपने अधिकारों को समझे। और जो ओबीसी के नेता हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। राजनीति एक हद तक आप कर सकते हैं अगर आप अपने वर्ग को प्रभावित करने के लिए इस तरह की राजनीति पर उतर आते हैं कि किसी वर्ग का अहित होता है और वो आपको दिख नहीं रहा, तो ये गलत राजनीति है। कि अब चूंकि विपक्ष में जो लोग हैं उनका तो काम है कि मुद्दा बनाना, वो निश्चित तौर से मुद्दा बनाएंगे। और जो इतना ये मुद्दा गंभीर हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष का है वो हाथ रहा है। विपक्ष ने ही इनको सपोर्ट किया कि आप आरक्षण के मुद्दे पर जाइए, आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया, उनके नेता लोग नियमित तौर से जाते हैं और सिंगल बेंच में हारने के बाद में वो डबल बेंच में इसीलिए जीत पाए क्योंकि इनके पास में एक उनके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स काम कर रही है। और जो सत्ताधारी दल है उसे जरूर ये देखना चाहिए कि अगर वो इस तरह के दबाव में आते हैं तो निश्चित तौर से अगर उन्हें तो राजनीतिक जो विपक्षी कर रहे हैं उन्हें तो राजनीतिक फायदा जरूर होगा क्योंकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। तो एक बार जरूर गौर करना चाहिए और किसी वर्ग के साथ अहित ना हो। एक बार अगर पिछड़ा वर्ग का कोई बच्चा है या एससी वर्ग का कोई अभ्यर्थी है उसके साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसे में देखना चाहिए, जो नियम है कायदे हैं उनके अनुसार उन्हें न्याय देना चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि सामान्य वर्ग की इस भर्ती में एक भी सीटें नहीं थी, जिस तरह से दावा हो रहा है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ, तो इस पे जरूर मंथन करना चाहिए। और जिस तरह से लगातार इसे एक राजनीतिक टूल दिया जा रहा है तो इसे सबसे पहले तो इसका जो राजनीतिकरण है वो बंद करना चाहिए और एक निष्पक्ष होकर एक पैनल बैठाकर दोनों तरफ की बात कर और किसके साथ अन्याय हो रहा है ये जब खुली आंखों से दिख रहा है तो सियासतदानों को भी देखना चाहिए। जी सर की आवाज नहीं आ रही, क्या आप लोग को आ रही? नहीं आ रही जी, आ रही। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो मुद्दे हैं ये तमाम मुद्दे ये हर मुद्दे के तमाम आयाम होते हैं, तमाम पहलू होते हैं। इस मुद्दे पर में भी तमाम पहलू हैं, आयाम हैं। अभी तक समाज ने और कोर्ट ने भी अगर देखा तो एक पहलू देखा, अभी हमारी जो डिबेट हुई उसमें एक और भी पहलू सामने आया है। वहां पर यह भी बात सामने आई है कि जब आप सुनेंगे लोकतंत्र में तो आप अगर ए पक्ष का सुनेंगे तो बी पक्ष का भी सुनना पड़ेगा। ऐसा होता फिलहाल अभी दिखाई नहीं दिया, हालांकि योगी सरकार ने वायदा जरूर किया है कि हम इस मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन मंगला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब इस मामले में जो आज आंदोलन हुआ और क्या आगे भी इसमें कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जहां पर फिर से हम लखनऊ की सड़कों पर फिर से उसी तरीके से आंदोलन देखेंगे जो पिछले 6 सालों तक लखनऊ जिस तरीके से गवाह रहा, चश्मदीद रहा है आंदोलनों का इस मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल सर कि पिछले
6 सालों से ये जो विवाद है ये कंटिन्यू बना रहा है। लगभग 600 के ज्यादा कंटिन्यू दिनों तक जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आचार संहिता लगने के बाद इनको मतलब इनको प्रदर्शन करने से इन पर रोक लगाया गया था। हालांकि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो आदेश दिया है वो जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में दिया है। लेकिन इनकी जो मांग है, अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग है कि हाईकोर्ट के जो आदेश है उसका जल्दी से जल्दी अनुपालन किया जाए और जो नई सूची है उसको तत्काल जो है जारी किया जाए और पुरानी सूची जो आई थी वो कौन से अफसर उसको लाए थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नए अफसरों की लिस्ट बनाई जाए और वो इसको क्रियान्वयन करें। इनका ये भी कहना है कि योगी सरकार ने मान लिया है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। हालांकि जो वहां बैठे हैं ओबीसी वर्ग के या आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो कतई जो सत्ता पक्ष के उनके वर्ग के नेता हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया उसको लेकर भी उनके में नाराजगी है। उनका कहना है कि जब हम पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हमको अखिलेश यादव का कार्यकर्ता बताया गया, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया, ये कहा गया कि अखिलेश यादव के कहने पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज जब कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है तो वो इसकी वाहवाही क्यों लूट रहे हैं, और अगर वाहवाही लूटना है तो वो इसको 2 से 3 दिनों के अंदर कराएं। तो जो ये सामान्य वर्ग का अभी हमारी ये जो आपकी डिबेट है इसमें जो इनका है ये कहना है कि ये भी धरना प्रदर्शन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। तो ये जो ये पेच है ये और ज्यादा फंसने वाला है। ये अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी इतना जल्दी क्लियर होने वाला है। हालांकि योगी सरकार ने कहा है कि किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो जैसा चंद्रमणि सर ने बोला है कि एक वर्ग के साथ जब आप न्याय करने जाएंगे तो किसी अन्य वर्ग के साथ अन्याय करेंगे, ये एक प्रचलन में आ गया है, चलन में आ गया है। तो इसको दूर करना पड़ेगा सरकार को। और जो ये सामान्य वर्ग के लोग हैं अगर ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं और ओबीसी वर्ग का प्रदर्शन वो लोग कर ही रहे हैं, उनका कहना है कि जल्दी जल्दी हो। जो कोर्ट का भी जो आदेश है कि 3 महीने का जो कोर्ट ने टाइम पीरियड दिया है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि और भी जल्दी 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाए। तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, ये प्रक्रिया जो है और ज्यादा अभी खींचने वाली है, और भी ज्यादा खींचने वाली है। हिमांशु जी, हम चलते चलते बस आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बात कही, क्या आपको लगता है कि उम्मीद इस बात को लेकर भी है कि योगी सरकार ने जो बात कही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, उस वायदे पर, उस भरोसे पर आपको अभी कुछ एतबार है कि नहीं, कि या फिर आप सीधे तौर से आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का? तो सर मैं बताता हूँ सर, अन्याय तो होना श्योर है, अन्याय सर होना श्योर है। हम लोग अनसेलेक्टेड थे, हम लोग की संभावनाएं बनती थी। आप न्याय उनके साथ कर सकते हैं जो मेरिट बनाने पे आरक्षित वर्ग के बच्चे जो अंदर आएंगे उनके साथ न्याय कर सकते हैं, या आप सिलेक्टेड जनरल के जो का समायोजन करके उनके साथ न्याय कर सकते हैं। आप मेरे साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। हमारी तो संभावना बन रही थी। हमने एक एटीआरई, जब सिंगल बेंच ने आंशिक रूप से ये मान लिया था कि एटीआरई इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन, तो हम लोग का वहां से हमारी संभावना वहां से क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी। हम लोग तो टीटी पे गए थे कि टीटी भी जो है टीटी भी रिलैक्स नॉर्म्स में ये लोग पास है, इन लोग को जो है यहाँ से भी रोका जाए। ठीक है, तो हमारे साथ तो अन्याय होना सर श्योर है। और जो नवीनतम जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, वो सब लोग वो हर एक ऑर्डर इस बात को बोलता है कि आप अगर एज और फीस में भी अगर रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप यूआर की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। तो ये जजमेंट तो बदलना श्योर है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस जजमेंट को पलटने के लिए। बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे। नीतीश सिंह गौड़, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र मिश्रा जी, आपने पूरी इस मामले में पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया, हमें पूरा बताया हमारे दर्शकों को कि ये मामला कहां से शुरू हुआ और कहां कहां पेच आए। चंद्रमणि जी ने इस विषय के विशेषज्ञ के तौर पर बड़ी जो बातें रखी हैं बड़ी काबिले तारीफ हैं, क्योंकि उन पर गौर करना बेहद जरूरी था। खास तौर से उन्होंने जो ताकीद किया, उन्होंने पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के लिए भी जो उन्होंने कहा वो भी बड़ा अहम हो जाता है। चंद्रमणि जी, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से जो तार्किक बात हो सकती है वो आपने रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंगला, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मामले की जो डिबेट है, हम इस मामले में आने वाले दिनों में भी आपके सामने आते रहेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन
अभी जो बातचीत सामने आई है उसके बाद भले ही योगी सरकार ने डबल बेंच के, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला दिया है इस पूरे मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो दोनों लिस्ट उन्होंने निरस्त करने की बात कही और नए सिरे से लिस्ट बनाने की बात कही है, 3 महीने का वक्त दिया है, लेकिन इसको लेकर तमाम आशंकाएं भी बलवती हो उठी हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि अब वो 31 मार्च 2025 तक की ही मियाद उनके पास है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो अब अड़े हुए हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जिससे कोई भी इसमें फिर दूसरा व्यवधान ना आने पाए। लेकिन जो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके बीच में अब इस मुद्दे को लेकर एक बहस भी छिड़ गई है और अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, कमर कसे हुए हैं। योगी सरकार हालांकि कह चुकी है कि इस मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती की एक प्रक्रिया पिछले 6 सालों से अटकी हुई है, लंबित है, जिसमें अभी भी पेच फंस रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये अन्याय नहीं है तो फिर अन्याय किसे कहेंगे। हम अपनी इस डिबेट को, इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। अगली बार फिर इस मुद्दे पर नए पहलू, नए आयाम के साथ आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार।